नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री राजेश गोगना जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे दोबारा बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी लेक्स लोकम नाम की प्रतिष्ठित लॉ फर्म के संस्थापक हैं, निदेशक भी हैं। कई बड़े मुकदमे लड़ चुके हैं और भारत सरकार के कई प्रमुख मंत्रालयों और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी रिप्रेजेंट करते हैं भारत की अदालतों में। हम राजेश जी के साथ पिछले कुछ समय से इमरजेंसी के ऊपर एक सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं। आज उस सीरीज का अंतिम एपिसोड हम लोग करेंगे। और अगर इसके बाद अगर दर्शकों का कोई आग्रह आएगा किसी और विषय पे चर्चा करने के लिए इमरजेंसी से संबंधित भी, तो हम फिर और एपिसोड्स भी कर सकते हैं। पर फिलहाल हम हमारा ये अंतिम एपिसोड है। हमने इंदिरा गांधी का जब चुनाव रद्द हुआ और इमरजेंसी की पृष्ठभूमि बननी शुरू हुई, वहां से हमने चर्चा करनी शुरू की थी। और अ, जो पिछला हमारा एपिसोड था, उसके बाद हम अंततः अब इस एपिसोड पर आ गए हैं जिसमें कि हम शाह कमीशन रिपोर्ट के बारे में मूलतः बात करेंगे। पर मैं दर्शकों को थोड़ा सा टाइम क्रोनोलॉजी यानी कि समय क्रम बता देता हूं, जिससे कि एक ठीक संदर्भ उपस्थित हो जाए। भारत में इंदिरा गांधी की सरकार ने 24 जून 1975 की रात को आपातकाल लगाया। आपातकाल लगाने के बाद सारी सिविल लिबर्टीज खत्म हो गई, नागरिक अधिकार खत्म हो गए और 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल में डाला गया। रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी हुआ, यानी कि इमरजेंसी हटी 21 मार्च 1977 को। लेकिन वो तब हटी क्योंकि 16 से 20 मार्च 1977 के बीच में दोबारा इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाए। उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी थी कि वो अगर अभी चुनाव कराएंगी तो जीत जाएंगी, लेकिन हुआ उल्टा, जनता पार्टी की सरकार बनी। तो 16 से 20 मार्च के बीच में जब चुनाव होने के बाद चुनाव परिणाम आए, 21 मार्च 1977 को विधिवत रूप से इमरजेंसी को हटाया गया। इसके बाद शाह कमीशन जो है, जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में कमीशन सेटअप किया गया। इस कमीशन का काम था कि इमरजेंसी के दौरान जो भी ज्यादतियां हुई उसकी जांच की जाए। हर तरीके की ज्यादतियां, चाहे वो संविधान के साथ ज्यादती हुई या लोगों के साथ ज्यादती हुई। तो ये कमीशन जो है 28 मई 1977 को सेटअप किया गया। इसने लगभग 15 महीने का समय लिया। इसने 3 रिपोर्ट्स दी। इसकी जो अंतिम रिपोर्ट थी वो आई थी 6 अगस्त 1978 को, यानी लगभग 15 महीने के समय में। और इन तीनों जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में ज्यादा चर्चा इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प हुई 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। क्योंकि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, आते ही सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि शाह कमीशन की रिपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। बाद में उसकी कुछ कॉपीज बची रह गई थी जो रिपब्लिश हुई। वो अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। एक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद थे, एरा शेजियान, उन्होंने उसको रिपब्लिश किया। इसके अलावा नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी ऑस्ट्रेलिया के पास उसकी एक कॉपी थी। और स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज ब्रिटेन में भी उसकी एक कॉपी थी, ऐसा माना जाता है। बहरहाल यहाँ ये पब्लिश हुआ। और अभी हाल ही में 25 जुलाई को गोवा के जो निवृत्त हुए गवर्नर श्रीधरन, उन्होंने भी 2 किताबें रिलीज की हैं इसके ऊपर, जो कि शाह कमीशन के बारे में, जिसमें उन्होंने चर्चा की है। तो राजेश जी, शाह कमीशन के बारे में आप हमें बताएं। और ये जो पूरा, मैंने तो एक ब्रॉड क्रोनोलॉजी दे दी है, एक संदर्भ दे दिया है। तो ये शाह कमीशन क्या था, इसकी रिपोर्ट में कुछ खास चीजें आप हमें बताएं कि क्या खास चीजें थी जो इशारा करती हैं कि क्या क्या हुआ। और अंततः इस रिपोर्ट का हुआ क्या, क्या किसी दोषी को सजा मिली? धन्यवाद आनंद जी। और अभी रिसेंटली हमारी इमरजेंसी को जो है वो 50 बरस पूरे हुए हैं। तो अभी चर्चा चल रही थी जून में जब हमने ये 4 सीरियल्स लिए थे। और मैं बड़े ध्यान से देख रहा था कि जो टीवी पे डिबेट हो रही थी और सब जगह जो डिबेट्स हो रही थी, किसी भी डिबेट में शाह कमीशन की रिपोर्ट का कोई हवाला ही नहीं आया। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने ध्यान रखा कि शाह कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी और उसमें सारा सारा का सारा ब्यौरा छपा, क्या कब क्या हुआ। तो जैसे लोग बोलते हैं कि कैसे भूलते हैं लोग, तो शाह कमीशन को रिपोर्ट का भूलना जो भी है वो भी एक ऐसी भूल है जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर या सामाजिक स्तर के ऊपर एक बहुत भारी चूक है। और हमें भूलना नहीं चाहिए था, पर एक भूली हुई दास्तां कहा जाएगा कि आपने याद कराया, आपका शुक्रिया। मैं शुरू करता हूँ। आपने कुछ तो बैकग्राउंड दे दी। तो इमरजेंसी हम सबको मालूम है, आपातकालीन 25 जून से लेके जी जी। 21 मार्च 1977 तक ये चली, 19 महीने। इस दौरान इमरजेंसी जो लगाई गई आर्टिकल 352 संविधान के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंसेस को कह के ये इमरजेंसी लगाई गई।
इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये एलिगेशन लगाए गए कि इसके ये हुए थे। और इसके लिए फिर एक कमेटी बनाई गई। श्री मोरारजी देसाई जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मई 1977 में, जब जनता पार्टी पावर में आई, तो एक कमेटी बनाई जिसका नाम था शाह कमीशन, जिसके हेड थे जस्टिस जेसी शाह। वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने किया। और इस कमीशन की रिपोर्ट आई 1978 में, 3 वॉल्यूम में आई। जो पहला वॉल्यूम था उसने फोकस किया सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, कि इमरजेंसी में किन कारणों से वो डिक्लेयर की गई। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कोई भी एक्चुअल इंटरनल थ्रेट नहीं था जिससे कि इमरजेंसी को जस्टिफाई किया जाए। मैं थोड़े और इस हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी इंटरनल थ्रेट, मतलब कुछ दिक्कत नहीं थी। इमरजेंसी लगानी है तो इंटरनल थ्रेट होना जरूरी है ना, तो इंटरनल थ्रेट उन्होंने बोला था ही नहीं। और उन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, जो आईबी अभी आप नाम ले रहे थे, उन्होंने भी कभी नहीं बोला इतनी अच्छी तरह से कोई इंटरनल थ्रेट होने की संभावना हो जाती है। और ये जो इमरजेंसी का निर्णय था, ये कैबिनेट की कंसल्टेशन भी नहीं ली गई। ये इंदिरा गांधी जी ने अपने कुछ एक दो साथियों के साथ मिलकर कर दी। और जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त, फरुखुद्दीन अली अहमद, उनको मिसलीड किया गया कि फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अली अहमद। जी उनको जी। मिसलीड किया गया कि इंटरनल डिस्टरबेंस है, ये सब है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। और इसकी जो वॉल्यूम 2 है वो भी 78 में छपा, तो उसके अंदर जो फोकस था वो था मिस यूज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा जिसको बोलते हैं, अरेस्ट, प्रेस सेंसरशिप और सिविल राइट्स की वायलेशंस। और उसके जो की पॉइंट थे, मोटे मोटे पॉइंट्स बताते हैं वो, कि भाई वाइड स्प्रेड एंड आर्बिट्ररी अरेस्ट विदाउट कॉज और रिव्यू। बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, जैसे हमने पीछे बताया ही है। मतलब संघ से जुड़े भी बहुत सारे लोग, लाख से ऊपर अरेस्ट हुए। प्रेस सेंसरशिप वाज सिवियर एंड डायरेक्ट। बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेस की सेंसरशिप थी। हमने पीछे बारे में बताया कि लोगों ने बिना संपादकीय के अखबार निकाले। वो सप्रेशन ऑफ डाइसेंट एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये हमेशा होता है। जब भी तानाशाही बढ़ती है तो जो विरोध होता है उसको दबाया जाता है। और जो सरकारी मशीनरी है, महकमे होते हैं, वो अपने अपनी शक्तियों का मिस यूज करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। इसका जो तीसरा वॉल्यूम था वो 79 और 80 के बीच का था। इन्होंने इसमें बोला कि रोल ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें उन्होंने श्री संजय गांधी जी का नाम लिया, जो श्री इंदिरा गांधी जी के बेटे थे। और हम सबको याद होना चाहिए कि उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दिल्ली में ही देहांत हो गया था। प्लेन क्रैश, शायद प्लेन, मतलब एक एयर हेलीकॉप्टर, क्रैश में। मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो हेलीकॉप्टर था या वो था। सफदरजंग के पास ही वो उड़े थे और थोड़ी देर में ही वो नीचे गिर गए थे। जी जी, एक एयर एक क्रैश। घटना के बारे में भी बात आती है, उसके बारे में भी। एक नवीन चावला जी का नाम आता है उसके अंदर, कि भाई उनका भी बहुत अट्रॉसिटीज थी। इन्हीं नवीन चावला जी का नाम शाह कमीशन ने लिया कि इन्होंने सबसे ज्यादा आगे बढ़ के अट्रॉसिटीज की। बाद में इंदिरा जी ने आने के बाद इन्हीं को ही इलेक्शन कमीशन भी बनाया, इलेक्शन कमिश्नर बनाया। चीफ इलेक्शन कमीशन बने ये नवीन चावला जी। सोनिया गांधी के समय में मेरे ख्याल से शायद चीफ इलेक्शन हाँ। कमिश्नर बने, पर इनको प्लम पोस्टिंग्स, क्योंकि मैं आपको एक चीज तो बता सकता हूँ, जब मैं 90s में दिल्ली सरकार कवर किया करता था बतौर रिपोर्टर, तो उस समय मिड 90s की मैं बात बता रहा हूँ, तो उस समय भी जो है वो पावर सेक्रेटरी थे, वो, और काफी प्रोमिनेंट पदों पर नवीन चावला जो है वो दिल्ली में हाँ, रहे, आईएएस बहुत है। ऑफिसर थे। जी। आइएस थे और दिल्ली के थे, क्योंकि यहाँ दिल्ली में उनको लोग बहुत जानते थे। अब एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्या कहते हैं, जो हमारे अरुण जेटली जी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी थी। अरुण जेटली ने कहीं से कुछ सामान खरीदा था, तो वो सामान जो था वो नवीन चावला जी की वाइफ के कोई शॉप थी, वो उसको लेके भी काफी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि उस वक्त वो काफी अपोज कर रहे थे कि इनका कंडक्ट एज ए इलेक्शन कमिश्नर भी ठीक नहीं था। वो ये भी, हाँ, बात आती है। अच्छा याद दिलाया आपने। अरुण जेटली जी काफी उसको अपोज करते थे। और उसके बाद तीसरा जो वॉल्यूम आया 79-80 में, ये दो लोगों का नाम आया। फिर उसके अंदर इलीगल डिमोलिशन इन दिल्ली, तुर्कमान गेट। मैं अभी उस तुर्कमान गेट के बारे में डिटेल से बात करूंगा। फिर कोर्सिव मास स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, बहुत बड़े तौर के ऊपर नसबंदी की गई, जिसको उस वक्त फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होता था। पर नसबंदी उस वक्त एक, हमको बचपन में याद आता है कि सुनने में आता था, तो नसबंदी हो जाती, लोग कहते थे घरों से मत निकलो, पकड़ के नसबंदी कर देंगे, तो ऐसा हो रहा था। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा तरीके से बढ़ा। और ये फाइंडिंग इनकी आ गई थी 80 के अंदर। कमीशन ने बोला कि इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी मॉरली एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबल है इन सब एक्सेसेस के। दो लोगों का नाम लिया। और उसमें बोला कि ऑफिशियल्स हु ओबेड इलीगल ऑर्डर्स वर आल्सो ब्लेम्ड।
आपको लीगल ऑर्डर ही फॉलो करने हैं प्रजातंत्र के अंदर और एक डेमोक्रेसी के अंदर। आप इलीगल ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि जिन जिन अधिकारियों ने इलीगल ऑर्डर फॉलो किए और बोला कि हमने तो ऑर्डर फॉलो किए हैं। अरे ऑर्डर फॉलो करने की बात नहीं है। जो हमारा जर्मनी के अंदर जेनोसाइड हुआ, तो वहां के जब अफसर हुए जो उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की, तो उन अफसरों ने बोला हम तो अपने अधिकारियों के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। लोगों को अगर मार रहे थे तो ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने बोला ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर जिसमें कि इलीगलिटी हो, जेनोसाइड हो, ऐसे ऑर्डर को फॉलो करना भी एक इलीगलिटी है, एक ऑफेंस है। तो वो बोला, उन्होंने बोला कि भाई इन सब के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, इन पे इनकी नौकरी के ऊपर जांच की जाए, उनको नौकरी से हटाया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी जी, हम सब जानते हैं कि ये रिकमेंडेशन आई 79-80 के अंदर, इस ये जो रिपोर्ट आई, उसके बाद 80 के अंदर ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी वापस आ गई शक्ति में, सरकार बना ली, वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। और इस रिपोर्ट की सारी कॉपीज जो थी वो विड्रॉ कर ली गई सर्कुलेशन से, कहीं भी वो अवेलेबल नहीं थी। ये रिपोर्ट कभी भी पार्लियामेंट में टेबल नहीं की गई, पार्लियामेंट में इसको रखा नहीं गया। और ये रिपोर्ट कभी भी ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुई, कभी भी इसको सबके जनता के सामने नहीं लाया गया। और लेकिन कुछ कॉपी, जैसे आपने बताया कि साउथ एशिया सिटीजन वेबसाइट पे अवेलेबल थी, और इंटरनेट आर्काइव और इंडिपेंडेंट ब्लॉग्स पे अवेलेबल थी। और ये इसका है। अब ये मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड बता दी कि कब कैसे क्या हुआ, और क्या क्या इस रिपोर्ट के हिस्से थे। अब हम इसके कुछ घटनाओं पर आते हैं, क्योंकि घटनाओं आती हैं तो लोगों को समझने में आराम होता है कि क्या हुआ था। जैसे बोले कि भाई फोर्स स्टरलाइजेशन हुआ, तो इसका मतलब क्या था। तो अभी हम एक काम करते हैं, शाह कमीशन की रिपोर्ट के अंदर जो स्टेरलाइजेशन का प्रोग्राम था, 21 महीने की ये जो समय था, तो स्टेट लेड स्टेरलाइजेशन किया गया। और जो कि सोचा गया कि भाई संजय गांधी जी का ये प्रोग्राम था पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। और इसमें ये जो है, जो फाइंडिंग्स थी, उसके हिसाब से 10.7 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 70 लाख लोगों की नसबंदी की गई इस दौरान में। 1 करोड़ 70 लाख, मुझे मालूम नहीं उस वक्त भारत की पॉपुलेशन कितनी होगी। अभी कितनी है, 140 करोड़, तो ऑलमोस्ट ये आधी एक सौ होनी चालीस करोड़ है, आप समझ लीजिए कि उसमें चाहिए, आधी होनी चाहिए। अराउंड, हाँ, 60 65 70 करोड़ के आसपास। 70 करोड़ की तो एक बड़ा परसेंटेज हो और गया। उसमें एक बड़ी संख्या तो बच्चों की थी ना, हाँ, जो। मैं उसमें आ रहा हूँ, हाँ। जी। और इसमें जो थी, उनके सामने, कमीशन के सामने 548 कंप्लेंट्स आई, जिसमें कि अनमैरिड बच्चे, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई, आप उसकी भी नसबंदी करा लो। और ये 448 कंप्लेंट्स जो आई उसके अंदर, और कुछ बच्चे छोटे थे, 12-13 साल की उम्र के बच्चों का भी हुआ। और इस दौरान में जो कि लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन हो रहा था, नसबंदियां हो रही थी, तो कोई मेडिकल फैसिलिटीज उसके जो हाइजीन मेंटेन करना है, तो 1,774 डेथ हुई, लोग मरे। ये बड़ी संख्या है। 1,07,074 डेथ को रिकॉर्ड करती है शाह कमीशन। भारत पाकिस्तान की लड़ाइयों में भी कितनी इतने सारे, आपने कही? 1774। 1,774 डेथ हुई, जी। लिंक्ड विद द बहुत ऑपरेशन। बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा नंबर। ये नंबर भी अभी सामने नहीं आता, कोई नहीं बोलता इस नंबर के बारे में। और ये एक, जिसको शाह कमीशन की भाषा में बोला जाए, तो इट हैड बिकम ए ब्रूटल टारगेट ड्रिवन ड्रिवन कैंपेन डाइवोर्स फ्रॉम वॉलंटियरिज्म एंड मेडिकल एथिक्स। तो बिल्कुल ही ब्रूटल था, टारगेट ड्रिवन कैंपेन। इसमें कोई भी वॉलंटियर, कोई भी नहीं आ रहा था अपनी मर्जी से। और मेडिकल एथिक्स तो कहती है ना कि आप किसी पे भी कोई मेडिकल प्रोसीजर जो है वो बिना उसकी सहमति के नहीं कर सकते। हम सबको याद है कि हम ऑपरेशन कराने या कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो परमिशन के, रिश्तेदारों की भी परमिशन लेती है, हम ये काम कर रहे हैं, आपकी सहमति है। सहमति नहीं है तो कोई आप प्रोसीजर कर नहीं सकते, ये मेडिकल एथिक्स है। मेडिकल दुनिया भर में इस तरह के नियम होते हैं, पर उन सारे नियमों का भट्टा बिठा दिया गया। अब देखिएगा इसको करने के लिए क्या किया गया, क्योंकि अगर 1 करोड़ 70 लाख नसबंदियां हो रही हैं, तो ऐसे तो अपने आप हो नहीं जाएंगी। तो फोर्स एंड फियर इस प्रोग्राम का एक खास हिस्सा था। जबरदस्ती और डर लोगों के दिमाग में डाला गया, जबरदस्ती और डर। दूसरा शब्द जो शाह कमीशन कहता है वो इंसेंटिव्स एंड डिस इंसेंटिव्स, मतलब कुछ लोगों को लालच देना और कुछ सुविधाओं को वापस करना। ये भी कंपेल किया गया स्टेरलाइजेशन के लिए। और जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का जो एसेंशियल सर्विसेज थी, जैसे कि राशन कार्ड, हाउसिंग अलॉटमेंट, लोन, और इवन सैलरीज वर डिनाइड।
जिन लोगों के ज्यादा बच्चे थे उनको ना राशन कार्ड मिल रहा था, ना हाउसिंग अलॉटमेंट, ना लोन, ना सैलरीज। और और जो सरकारी लोग थे जिन्होंने स्टेरलाइजेशन से मना किया गया, तो उनकी तनख्वाह रोक दी गई। और टीचर्स को और सिविल सर्वेंट्स को बोला गया कि अगर उनकी नौकरी चली जाएगी जब तक वो अपने आप को स्टेरलाइज नहीं करेंगे। तो और जो अपने इनको टारगेट्स भी मुझे लगता है कि टारगेट के अलावा, मैं टारगेट पे तो मैं आ ही रहा हूँ, क्योंकि जी जी। सरकारी कर्मचारी अच्छा। को बोला कि आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आप स्टेरलाइज नहीं करोगे। तो सरकार में तो हजारों लाखों करोड़ों लोग थे ना, तो उनको बोल दिया कि आपके बच्चे हुए पड़े हैं, एक बच्चा भी हुआ पड़ा तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आप स्टेरलाइजेशन कराओ। तो लोगों ने कराए। कमीशन ने यह भी देखा कि भाई प्रिविलेज दिए गए, जैसे कि मैटरनिटी लीव, फ्री मेडिकल केयर, स्कूल फी वेवर, ये सारे के सारे जैसे मैटरनिटी लीव वेव कर दी। मैटरनिटी लीव बननी मिलनी चाहिए, पर बोला कि मैटरनिटी लीव नहीं बनोगे जब तक आप नसबंदी नहीं कराओगे। मेडिकल केयर आपको चाहिए, स्कूल फी वेवर चाहिए, तो बोला कि नसबंदी करानी पड़ेगी। ये सब चीजें वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक सरकार ने एक डायरेक्टिव इशू किया जिसमें कि 1 महीने की तनख्वाह काट ली जाएगी फॉर अनस्टरलाइज टीचर्स। ये रिकॉर्ड किया गया कि बोला कि उत्तर प्रदेश में कोई भी जो टीचर्स हैं अगर वो अपनी नसबंदी नहीं कराएंगे तो उनकी 1 महीने की तनख्वाह काट ली जाएगी। और उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर जो था वो इरिगेशन वाटर, जो अपना खेतों के लिए जो पानी दिया जाता है नहरों से, तो बोला कि नहरों का पानी नहीं दिया जाएगा गांवों को अगर गांव के लोग नसबंदी नहीं कराएंगे। और इस तरह जो था ये कोटा फिक्स किया गया। दिल्ली में जो था ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को जब तक वो अपना नसबंदी का सर्टिफिकेट नहीं देते थे तो उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा था। तो हजारों लाखों ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को हर साल लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है, तो होगा ही नहीं जब तक नसबंदी नहीं हो जाएगी। और ये अ, कोई चॉइस नहीं था, कोर्जन हो गया। मतलब कोर्जन वो बोलते हैं शाह कमीशन में, कोर्जन बिकेम द डी फैक्टो पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। डी फैक्टो पॉलिसी कोर्जन बन गया। कभी होता है ये चोर उचक्के बदमाश लफंगे जो है वो कोर्जन करते हैं, अपराध है कोर्जन। पर उन्होंने बोला भारत सरकार की डी फैक्टो पॉलिसी कोर्जन बन गई। बस जोर और जबरदस्ती से काम कराना, डरा धमका के करवाना। जैसा भी ये करना है। अब हम 5 इंसिडेंट्स पे आते हैं जो मेजर, जिनको दुनिया भर में लोगों की नजर में आए। दिल्ली में हम देखेंगे तो रामलीला ग्राउंड के साथ ही तुर्कमान गेट है। वो 1976 की बात है कि तुर्कमान गेट में एक स्लम क्लियरेंस ड्राइव चलाया गया। काफी वहाँ स्लम तो है ही है, दिल्ली में काफी पुराना स्लम है। और इसके साथ ही जो था ये नसबंदी का प्रोग्राम भी चलाया गया। और ये ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम था यहाँ का तुर्कमान गेट का। और एक फैमिली प्लानिंग कैंप लगाया गया दुजाना हाउस, तो तुर्कमान गेट के पास है, 15 अप्रैल 1976 को तारीख है ये। और इसकी इनॉग्रेशन खुद संजय गांधी जी आए। संजय गांधी जी के पास कोई सरकारी वो नहीं था, पद नहीं ले रहे थे वो, पर वो उद्घाटन करने आए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद भी पुलिस और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उस पूरे इलाकों को घेर लिया और लोगों को पकड़ पकड़ के लाने लगे। सबसे पहले उन्होंने रिक्शा पुलिस को पकड़ा। सैकड़ों हजारों उस वक्त उस जमाने में रिक्शा पुलिस थे। स्ट्रीट वेंडर्स को पकड़ा, जो भी कुछ बेच रहे थे, बेगर्स को पकड़ा, और आने जाने वाले लोगों को पकड़ लिया और ऑन द स्पॉट नसबंदी का कार्यक्रम शुरू कर दिया। और उस वक्त एक एक कांग्रेस की बड़ी नेता थी जिनका नाम था रुखसाना सुल्ताना। ये बड़ा नाम सामने आता है, जो श्री संजय गांधी जी की काफी निकट थी। और उन्होंने लोगों को कैश और गिफ्ट देने का भी वादा किया कि मैं दे दूंगी। और लोगों ने वॉलंटियर तो करना चाहते नहीं था, पर प्रेशर काम करना शुरू हो गया और पुलिस जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के स्टरलाइजेशन हो गया। तो उस वक्त लोगों में गुस्सा बहुत बढ़ गया। और 18 अप्रैल 1976 को हजारों लोग, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया तुर्कमान गेट के ऊपर, जिसको पुलिस ने क्रैकडाउन किया। पुलिस ने उसके ऊपर पहले पहले लाठियां चलाई, फिर आंसू गैस चलाए, और उसके बाद गोली चला दी गई। जो ऑफिशियल फिगर ऑफ डेथ है वो कभी आई नहीं सामने, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं कि अ, उस वक्त जो गोली चली उसके अंदर तकरीबन 400 लोग मारे गए और 1,000 लोग इंजर्ड हुए फ्रॉम फायरिंग और स्टैम्पेड के अंदर, कुल मिला के दोनों करके। कमीशन की जो सेकंड रिपोर्ट थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तुर्कमान गेट के इवेंट्स को। उन्होंने नाम लिया कि श्री संजय गांधी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
और उसके अलावा उन्होंने जो उस वक्त डीडीए के वाइस चेयरपर्सन थे उनका भी नाम लिया। श्री नवीन चावला जो उस वक्त दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरी थे, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी नाम हमने कल डिस्कस ही किया था, तो उनका भी नाम आया कि उन्होंने ये किया है। और उन्होंने बोला ये खुद अपने व्यक्तिगत तौर पे एक्सेसेस जो कमिट हुई, जो गोली चली, लोग मरे, उसके लिए जिम्मेदार थे। और उन्होंने बोला ये डिमोलिशन और फोर्स स्टरलाइजेशन, ये जानबूझ के उसको 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 उसकी योजना बनाई गई, और इन लोगों ने अपने हाथों में कानून ले लिया। और जो संजय गांधी कहते थे उनका काम निपटाने का काम शुरू कर दिया। तो ये बहुत हुई, और कमीशन ने अपनी फाइंडिंग में बोला कि तुर्कमान गेट की जो वो थी, रेड्स थी, वो प्लान थी और एग्जीक्यूटेड एट द हाईएस्ट लेवल, मतलब सरकार के टॉप लेवल पे थी। ये नहीं कि डीडीए कर रहा था या दिल्ली सरकार कर रही थी, डेलिबरेटली डिजाइंड। और जिन लोगों के ऊपर ऑफिशियल्स का नाम आया कि इन्होंने ऐसा किया, लोगों के मरने के लिए वो हुए, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और तुर्कमान गेट के ऊपर कमीशन ने नोट किया कि डिस्पाइट क्लियर एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड कैजुअलिटीज, तो उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करी नहीं गई, ये शाह कमीशन ने बोला। दूसरा इंसिडेंट उन्होंने किया है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का, ये अक्टूबर 1976 को हुआ। तो मुजफ्फरनगर दिल्ली के पास ही एक वो है, एरिया है, और वहां पे स्टरलाइजेशन ड्राइव काफी अग्रेसिवली चलाई गई, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की भी पॉपुलेशन कम करनी थी। 18 अक्टूबर 1976 को, और उस 18 समय उत्तराखंड भी जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो इसलिए और भी ज्यादा पॉपुलेशन थी। बाद में जो है वाजपेयी सरकार के समय उत्तराखंड का अलग वो से तो नाम पूरा रखा। पहाड़ी इलाका था, तो इतनी ज्यादा जी उसका असर नहीं। पर उत्तर प्रदेश तो वैसे ही मेरे ख्याल आज भी जी। भारत की सबसे ज्यादा आबादी तो उत्तर प्रदेश में ही है, सबसे बड़ा प्रदेश वो है। उसके जो 10-12 प्रमुख देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से, वो यूरोपियन उसके अंदर यूनियन, आता है। हाँ काफी बड़ा प्रदेश है। हाँ। फिर भी चल रहा है वो, अच्छी तरह से चल रहा है, ये भी एक आश्चर्य, जी दुनिया का बिल्कुल। एक आश्चर्य है कि इतना बड़ा प्रदेश है और चल रहा है वो, बढ़िया चल रहा है। और काफी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि इतनी अच्छी तरह से, इतनी सफाई, इतनी प्रोग्रेस, इतना सुरक्षा, लॉ व्यवस्था, तो एक जी दुनिया भर हाँ, में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में खासकर जो है वो काफी। तो मतलब बहरहाल जो है अक्टूबर 1976 की आप बात कर रहे थे। अक्टूबर 1976 की बात, 18 अक्टूबर 1976, तो उन्होंने फिर वहीं पे वही काम हुआ जो यहाँ पर हो रहा था। उन्होंने अपना शुरू किया कार्यक्रम, और एक गांव में चले गए वो, और गांव से जाके उन्होंने 17 लोगों को उठाया। एक गांव है मुजफ्फरनगर का, जिसमें से दो लोग जो थे वो 75 साल से ऊपर थे और दो टीनेजर्स थे। तो 17 में से चार ये वाले हो गए जो अभी आप बोल रहे थे। तो वो उनको ले गए उठा के, और फिर उनको पुलिस स्टेशन ले गए, उसके बाद सर्जरी कराने ले गए। इलाके में ये खबर फैल गई। खबर फैलने के बाद लोग इकट्ठे हो गए, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, और उन्होंने पुलिस स्टेशन को घेर दिया। और सारा मामला थोड़ा गर्म होता चला गया। फिर पुलिस ने टीयर गैस छोड़े, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, जैसे होना ही था। फिर गोली चलाई, और गोली चलाई तो उस वक्त शाह कमीशन बोल रहा है कि तकरीबन 30 लोग वर शॉट डेड, उनको गोली से मार दिया गया। और काफी लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग घायल हो गए होंगे। और उसके बाद इनडेफिनेट कर्फ्यू लगा दिया गया उस पूरे इलाके के अंदर, और काफी दिन तक वो कर्फ्यू चला। तो शाह कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि काफी गवाहियां उन्होंने रिकॉर्ड की अरेस्ट के बारे में और सब कुछ बारे में। और उन्होंने बोला, ये फिर वही बोला कि टारगेट ड्रिवन कवर्जन था, और स्टेट सैंक्शन वायलेंस हुई वहां पर, और ये कमीशन ने बोला कि एक्शन लेना चाहिए। तो ये दूसरा इंसिडेंट हुआ। तीसरा इंसिडेंट हुआ उत्तावर रेट, इसको बोलते हैं, हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर पर है। यहाँ पर भी ऐसी ही कार्रवाई शुरू की गई। और जो गांव थे नूह के, उन्होंने मना कर दिया कि हम स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे। और तो चैलेंज हो गया नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि भाई हम नहीं करेंगे। तो 6 और 7 दिसंबर 1976 को जो अथॉरिटीज ने बोला कि हम इनको अब एक सबक सिखाएंगे, ठीक है। और ये नवंबर से शुरू हुआ था करना। और इन्होंने एक वहां पे रेड मारी गांव के ऊपर, और 3 बजे सुबह, ये तारीख आ रही है 6-7 दिसंबर की रात को, तो लोगों को उठाया लाउड स्पीकर लेके भी, उठ जाओ उठ जाओ, और जो सारे मेल 15 साल से ऊपर हैं उनको, हमारे को अनाउंसमेंट की गई। तो मैं और दर्शकों को बता दूं कि उस समय जो उत्तर भारत के, उन्हें पता है
लेकिन उस समय मुजफ्फरनगर में कड़ाके की सर्दी दिसंबर में पड़ रही होती है। और आज तो, आज इन दिनों तो सर्दी फिर भी थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन उस समय जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से उस समय जबरदस्त सर्दी, कोहरा, जिसमें कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे, बिजली भी वैसी वो नहीं थी, सड़कों की भी वैसी सुविधा नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था जो है। मोबाइल फोन तो इंटरनेट तो दूर की बात है, जो है लैंडलाइन फोन भी जो है ब्लैक में मिला करते थे, जो है हाँ, कोई विरला ही कोई एक पूरे शायद गांव में फोन हुआ करता होगा, जो है किसी पोस्ट ऑफिस में। घरों में तो, शहरों में भी जो है वो पूरी पूरी कॉलोनी में मुश्किल से किसी एक घर के अंदर फोन होता था। तो ऐसी स्थिति में आप इमेजिन कीजिए कि रात को पुलिस पार्टी रेड मारती है मुजफ्फरनगर के इस गांव में। जी। घोड़ों के ऊपर पुलिस वाले घूम रहे थे और घर घर में जाके घरों को, घर के दरवाजे तोड़ रहे थे, राइफल से लेके टीयर गैस से लेके, और लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। तो ऐसे करके लोगों के घर तोड़ रहे थे। और तोड़ने के बाद उन्होंने 400 बंदों को इकट्ठा कर लिया उत्तराखंड में। मतलब घर घर जाके बंदे उठाए जा रहे हैं, बंदे उठा के कर लिए, वर्चुअली गन पॉइंट पे किया और बस स्टॉप पे ले आए। उसके बाद इनको, उनकी स्क्रीनिंग की, और 180 लोगों को उन्होंने बोला कि ये एलिजिबल है, इनका हम कर सकते हैं। उनको फिर ट्रकों में भरा, और इनको जो था वो नियर बाई टाउन जो था एक मंडकोला और हाथिन, ये टाउन थे जहाँ पे वो कैंप लगा हुआ था। वो वहां पर उनको ले गए और इनका ऑपरेशन किया गया। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिसमें सिर्फ एक बच्चा था उनके पास, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका बच्चा भी नहीं था। तो उसके बाद उस वहां के जो जो भिखारी थे उनको भी नहीं छोड़ा गया। लोगों ने डॉक्टर्स को बोला हमें माफ कर दो, हमारे बच्चे नहीं, कुछ लोगों के बच्चे नहीं थे या कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने लगातार ऑपरेशन किया, और ड्यूरेस से ये पूरे पूरे ऑपरेशन कर दिए गए। और लोग अपने गांव छोड़ के चले गए, इतना ज्यादा टेरर किया गया, और लोग हफ्तों तक वापस नहीं आए। और तो ये हुआ, तो कमीशन ने इसमें बोला इसके बारे में कि भाई, इसको गांव को बोला कि ये ट्रबलसम विलेज था। उसके बाद सरकार ने बोला कि इनके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन किया जाए। और प्यूनिटिव एक्शन में क्या किया गया कि इस गांव की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, कई गांवों की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, और कई दिनों तक इनको जो सरकारी मदद मिलती थी वो रोकी गई। तो जिसको बोला, इसके लिए जो है एक लार्ज स्केल फैब्रिकेशन ऑफ रिकॉर्ड भी हुआ। तो कमीशन ने ये पूरी रिपोर्ट में बताया। और उसके बाद जो बाकी वो चीजें वो बता रही, ये तीन विशेष कमीशन ने ये बातें की। और उसके बाद वो जो अब कमीशन में आता है कि भी जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, जैसे कि वेगाबॉन्ड बेगर्स, जो सड़कों पे बेचारे लीला इतना दिन, उनको उनको तो कुछ पूछने वाला ही नहीं था, उनको उठा के उनकी नसबंदी कर दी गई। और दिल्ली के अंदर जो है वो डेस्टिट्यूट लोग जो थे, वो उनको ये जो हमारे ये जो होते हैं फुटपाथ पे रहते हैं, पेवमेंट्स पे, इनको पुलिस में डाला और इनका ऑपरेशन करा दिया। और जो लोग बोलते थे कि ये कुछ लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, वो लगातार झूठ था। जिनका नाम वॉलंटियर्स पे रखते थे वो भी लैंडलेस लैंडलेस लेबर ही थे, उनको वॉलंटियर बना दिया, वो लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे थे। तो ये शाह कमीशन रिकॉर्ड करता है। उसके बाद अनमैरिड, जिन लोगों की शादी नहीं हुई थी, अंडर एज लोग, जैसे शाह कमीशन लोग बताता है कि जिनकी उम्र 15 से 16 साल की थी, ऐसे कई लोगों को ऑपरेशन कर दिया गया। उत्तरावर में तो जैसे भी मैंने बताया, उत्तरावर जगह जो नूह में था, 13 साल के लड़के के ऊपर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। और उसके बाद स्टूडेंट्स और यंग बैचलर्स उनको पकड़ा गया। डॉक्यूमेंट के अंदर एक 18 साल के बच्चे का भी आता है जिसको, जो साइकिल पे कहीं जा रहा था, पुलिस वालों ने पकड़ा और हाथों हाथ उसका स्टेरिलाइजेशन करा दिया। कुछ बुजुर्ग बुजुर्ग लोग, जैसे कि एक 70 साल का आदमी था, ब्लाइंड, दांत नहीं थे, इन्फर्म था, उसको स्टेरिलाइजेशन कर दिया। एक इंसिडेंट में दो लोग जो थे वो 75 साल के ऊपर के थे, मुजफ्फरनगर के अंदर, उनको पकड़ा और उनका स्टेरिलाइजेशन करा दिया गया। और कुछ केसेस में रिपीट स्टेरिलाइजेशन भी हुआ। जैसे कि थर्ड रिपोर्ट के अंदर आता है कि एक महाराष्ट्र में बरसी नाम में एक जगह पर एक मिस्टर साहू गालके गालके ये थे। और जब इनको पकड़ा गया तो इन्होंने बोला कि भाई मेरा तो ऑपरेशन हो चुका है। तो उन्होंने बोला तेरे को हो चुका है तो क्या बात है, तेरे दोबारा कर देते हैं। तो जिसका ऑपरेशन हुआ था उसको दोबारा ऑपरेशन कर दिया गया। एक करतार नाम के कॉबलर थे, वो हरियाणा से, और इसको बेचारे को ऑपरेशन जबरदस्ती किया गया, इसका इन्फेक्शन हो गया, कई महीनों तक वो काम नहीं कर पाया और बाद में वो मर भी गया। और इसी तरह ही एक इंसिडेंट हुआ है हमारा, हवा सिंह जी थे,
एक उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, और ये हरियाणा से थे, पिपली से। इनको जबरदस्ती बस से उठाया और ऑपरेशन कर दिया, कुछ ही दिनों बाद वो मर गए। सरकार ने माना कि तकरीबन 2000 लोग जो थे, वो तकरीबन ये स्टरलाइजेशन के, चूंकि इतनी इतने बड़े स्तर पर हो रहा था, ये इसके अंदर मर गए। और कमीशन की रिपोर्ट में बोला कि जो थी अनसेफ एंड असेंबली लाइन सर्जरीज और मेक शिफ्ट कैंप, जहां पर इल ट्रेंड स्टाफ, इससे ज्यादा इस कारण से तकरीबन 2000 डेथ भी हुई। एक कमीशन एक नई बात करता है, वो है कम्युनल एंड कास्ट बेस। अभी काफी कास्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये बात अभी से नहीं थी, पहले भी थी। कमीशन की इंक्वायरी कहती है कि ये जो था एनफोर्समेंट थी, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की, वो ज्यादातर माइनॉरिटी और लोअर कास्ट लोगों के बीच में थी। अभी हम बोल रहे हैं कि तुर्कमानाबाद गेट भी माइनॉरिटी एरिया था, नूहू भी माइनॉरिटी एरिया था, और मुजफ्फरनगर भी माइनॉरिटी एरिया ज्यादा है। इनमें इनपे जनसंख्या भी ज्यादा होती है, तो उन्होंने ऐसा नोट किया और बोला कि लो कास्ट के लोगों को भी ज्यादा उसमें किया गया है, और उसमें जो था दलित वगैरह को टारगेट किया गया। और उत्तरावर की बात करते हैं कि जहाँ पे काफी दलित को रेट्स के अंदर उठाया गया। कई जगह पे ये भी हुआ कि जो अमीर लोग थे और हाई कास्ट लोग थे, उनको बोला नसबंदी कराओ, तो उन्होंने अपनी जगह पे किसी लोअर क्लास और गरीब आदमी को प्रस्तुत कर दिया कि आप हमें को परेशान कर रहे हो, हम आपको गरीब लोग दे देते हैं, आप इनकी नसबंदी कर देना। और इस प्रकार का मामला चलता रहा। अब उसके बाद कमीशन ने जब इतनी भारी रिपोर्ट बनाई 3 वॉल्यूम के अंदर, उन्होंने बोला ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी उन्होंने फिक्स की। उन्होंने बोला यही ऑफिसर थे, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मैंने कुछ अफसरों के नाम लिए, ऐसे अफसर हर जगह पे थे, हर राज्य के अंदर ऐसे अफसर थे। और उन्होंने बोला इन अफसर पे कार्रवाई करो, क्योंकि इन्होंने दे बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग पार्टीज विल। और इनमें से बाला बोला कि कुछ ऑफिसर्स ने जो था फोर्स स्टरलाइजेशन कंसेंट फॉर्म्स, फॉल्स एंट्री वॉलंटियर्स, कंसेंट फॉर्म, जैसे मैंने बताया कि मेडिकल एथिक्स की बात हो रही थी, और ऐसा इन्होंने किया। अब जैसे एक पीएस भिंडर जी का नाम इसके अंदर उन्होंने खास तौर पे लिया, और एक चीफ मिनिस्टर थे बंसीलाल जी, उनको बोला कि इनकी हाई हैंडेडनेस एंड आर्बिट्रेटर कर कोई, हरियाणा में काफी कुछ हो रहा था। तो थर्ड कमेटी के अंदर उन्होंने 6 केसेस तो हरियाणा के लिए जहां अब्यूज ऑफ पावर हुआ, उत्तरावर के अलावा भी, जिसमें बंसीलाल जी की सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, मुझे याद, ये नारा याद है कि 77 के बाद लगाया जाता था, तो बंसीलाल जी का नाम शाह कमीशन की रिपोर्ट में बार बार आता है। उसके बाद शाह कमीशन ने रिकमेंडेशन की, उन्होंने बोला कि ये जिन लोगों ने भी अपराध किए, सरकारी कर्मचारियों ने जो भी है, इनका जो है इनको सजा दी जाए, एक स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जाए, जिसमें सिविल सर्वेंट्स को बताया जाए कि हाउ टू गेट देमसेल्फ इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। तो सिविल सर्वेंट्स पॉलिटिकल प्रेशर में आते हैं, उनको कैसे बचना है। कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन, इसके जिन लोगों को एक साथ दिक्कतें आई हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए, उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए। और ये किया। एक हमारे मित्र भी हैं, आप भी उनको जानते हो, हमारे गोपाल अग्रवाल जी मित्र हैं। वो पूरी परिवार जेल में था, मतलब गोपाल अग्रवाल तो छोटी उम्र के थे, 13-14 साल के। उनकी माताजी भी जेल में थी, उनके पिताजी जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो भी 19 महीने जेल में रहे। तो उनको नौकरी में वापस नहीं ले रहे थे, तो मुझे गोपाल जी ने बताया कि शाह कमीशन को जाके वो मिले, तो शाह कमीशन ने सरकार को हिदायत दी कि इनको नौकरी में रखा जाए। तो काफी लोगों को, जैसे बोला कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन का, उसका काम भी शाह कमीशन ने किया। और उसके बाद हमारा जो था, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आई, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें इमरजेंसी को लगाना थोड़ा मुश्किल कर दिया गया, और सिविल लिबर्टीज के बारे में भी सारी बात आई। उसके बाद भी जैसे मैंने बताया और आपने भी बताया कि 80 में तो इंदिरा जी वापस आ गई, तो उन्होंने जो भी स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी उन सबको, उनको सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये इसमें प्रोसीजर ठीक फॉलो नहीं किया गया, तो सारी फैमिली स्पेशल कोर्ट जो बनाई गई थी कि इमरजेंसी में जो लोगों ने अपराध किए, तो उन पे कार्रवाई की जाए, तो वो सारी की सारी स्पेशल कोर्ट्स डिसबैंड कर दी गई, वो खत्म कर दी गई। तो किसी पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और इसके बाद जैसे अभी आपने बताया कि ये कमीशन की रिपोर्ट सब जगह से गायब कर दी गई, और एक एमपी थे, ईरा शिजयन, जी जी, उन्होंने डीएमके वो के डीएमके के। डीएमके के, तो उन्होंने वो रिपोर्ट हाँ, और कराई। आप आयरनी देखिए, विडंबना देखिए कि अभी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और कांग्रेस की जो है वो तमिलनाडु में संयुक्त सरकार चल रही है। बहरहाल मैं मतलब पॉलिटिकल, हम उस पर नहीं जाएंगे।
हाँ। जो है, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड और एनिमीज एक इन द बात है कि पॉलिटिक्स। बहादुर लोग रहे। हाँ, पर डीएमके और ने एक अच्छी भूमिका इमरजेंसी के दौरान निभाई। मुझे उसके बारे में इतना हाँ, जानकारी नहीं। करुणानिधि की सरकार को भी जो है वो और हटाया गया था। ये कमीशन ने जो थी उनकी रिकॉर्डिंग भी की, लोगों की गवाहियां वगैरह भी की। और सेकेंडरी सोर्सेज में उन्होंने इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, अल जजीरा। हाँ, मुझे अल जजीरा का नाम लेके अच्छा लगा कि 50 साल पहले भी अल जजीरा हिंदुस्तानी एट्रोसिटीज को कवर कर रहा था। क्योंकि अभी भी अल जजीरा जो किसानों का आंदोलन होता है या कुछ भी आंदोलन होते हैं उनको कवर करता है, तो 50 साल पहले शाह कमीशन अप्रिशिएट कर रहा है अल जजीरा को। तो ये मुझे अच्छा लगा उसका नाम सुन के, देश के बाहर का चैनल है और इन्होंने सारा किया। दुख ये और होता ये है, वाला अल जजीरा डिफरेंट है राजेश जी। अगर मुझे वो अल मालूम नहीं जजीरा अल के बाद मैं जजीरा का ये नाम बता कहाँ। सकता हूँ आपको, ये जो अल जजीरा है जो अभी हम देखते हैं, ये कतर का स्टेट फंडेड अल जजीरा है, विच इज बेसिकली एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ अल कायदा, जो मतलब ये एक दुनिया और भर में इसमें मिलता है। नाम आ रहा है इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, अल जजीरा। तो मुझे मुझे जानकारी नहीं है कि 50 साल ये हम पहले इस हमने पे अल एक बार जजीरा देखेंगे, क्रॉस चेक करते हैं इसको जो तो है, एक मुझे। नाम उस पे आया तो मैंने बताया। जी जी हो जी सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये चैनल तो नया है, 15-20 साल जी जी। पहले बना है। इसका चूंकि नाम आया उसके अंदर हाँ, रिपोर्ट उस में। नाम से कोई पब्लिकेशन उस समय चल रहा होगा, क्योंकि अब जैसे देखिए ना, टाइम्स लंदन भी है, हमारे यहाँ भी टाइम्स ऑफ इंडिया है। ठीक है ना, फाइनेंशियल टाइम्स वहां से भी निकलता है जो है। और भी बड़े तो वो कई बार सेम नाम के वो निकलते हैं, पर बहरहाल मतलब जो है, ये आपने बताया कि उस समय, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम भी किया कि फॉरेन मीडिया ने उस समय एक अच्छा कवरेज भी किया, और काफी सारे फॉरेन मीडिया के लोगों को जो है वो उनके वीजाज वगैरह कैंसिल करके उनको बाहर भेजा गया था। और इनफैक्ट एक सत्यवाणी के नाम से जो है, एक जो है जर्नल निकलता था, उसके अंदर बहुत सारी फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट्स रिप्रोड्यूस होती थी। बाद में वो एक पुस्तक के रूप में छपा, वो पुस्तक शायद इंटरनेट आर्काइव पे उपलब्ध उपलब्ध है, उसका नाम है स्मगलर्स ऑफ ट्रुथ। ओके। तो उसके अंदर जो है वो और वो जो है उस वो किताब, मतलब उसकी एक हार्ड कॉपी मेरे पास जो है वो मैंने कहीं से आर्काइव से ली थी। लेकिन इंटरनेट पे तो मैं दर्शकों को भी आग्रह करूंगा, आप इसको पढ़ें, स्मगलर्स ऑफ ट्रुथ। ये उस समय की जो अंडरग्राउंड वो चल रही थी, लिटरेचर चल रहा था, उसके डिस्पैचेस, और उसमें बहुत सारे फॉरेन मीडिया के डिस्पैचेस। जी, सॉरी राजेश जी, मैंने आपको हाँ, थोड़ा इंटरवीन किया उसमें। अब क्योंकि ये मैंने बताया तो कुछ किताबों का भी हवाला मैं देना चाह रहा था। जैसे कि अ, अ, एक आउटलुक इंडिया का एक आर्टिकल है, इमरजेंसी मास स्टरलाइजेशन ए ब्लो टू फैमिली प्लानिंग, इंडिया नेवर रिकवर्ड फ्रॉम। ठीक है। ऐसे ही एक एसोसिएशन ऑफ एशियन स्टडीज का पब्लिकेशन है, द इमरजेंसी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ मास स्टरलाइजेशन। और उसके बाद एक और रेफरेंस आता है, रिमेम्बरिंग द मैसेकर ऑफ तुर्कमान गेट फ्रॉम द मेमोयर ऑफ इमरजेंसी। ये एक अलग आर्टिकल है। और उसके बाद एक इंडिया टुडे का भी आर्टिकल है, हाउ संजय गांधी डायरेक्ट 11 मिलियन इंडियंस इनटू स्टरलाइजेशन कैंप्स। उसके बाद एक पुस्तक, एक आर्टिकल ही है वो, लैनकास्टर यूके का एक कोई पब्लिकेशन है, उसका है जेंडर एंड पावर एंड इमरजेंसी इन इंडिया। उसके बाद एक फोर्स स्टरलाइजेशन ऑफ इमरजेंसी, ये एक लॉ लॉ एक्सेलेंस कोई एकेडमी है उसकी तरफ से छपा है। तो ये मोटे मोटे पब्लिकेशन, उसके अलावा भी बहुत सी किताबों में स्टरलाइजेशन पर हुआ। ये इतना कुछ इतना बड़ा इतना बुरा देश में हुआ, पर मुझे बड़ा दुख हुआ कि अभी जब डिबेट्स चल रही थी तो वो लोगों का ध्यान शाह कमीशन पे गया नहीं। और ये शाह कमीशन की रिपोर्ट तो अवेलेबल है। मुझे लगता है कि जो सही सोच वाले लोग हैं और जो मानते हैं कि जो गलत हुआ वो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो जो गलत होता है हम भूलते नहीं है। हम तो 500 साल पहले भी अगर हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं, 1000 साल पहले भी, तो याद रखते हैं और वापस उनको रिकवर करते हैं। तो जो प्रजातंत्र का इतना हत्या हुई उस वक्त, सब लोग बोलते हैं हत्या थी, तो हत्या करने वालों पे कोई कार्यवाही क्यों कार्यवाही नहीं हुई? तो मुझे लगता है कि आपने, चूंकि ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो शायद शाह कमीशन की रिपोर्ट जो अवेलेबल है उसको निकाला जाएगा, निकाल कर उस पर कार्रवाई होगी, ऐसी मैं तो उम्मीद करता हूँ और आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी इसके बारे में सोचेंगे जी और कुछ बिल्कुल, ये जानेंगे। होना चाहिए। और मैं बस शॉर्ट में दो किताबें और ऐड कर देता हूँ, जो कि एक कुमी कपूर की कुछ समय पहले किताब आई थी, द इमरजेंसी ए पर्सनल हिस्ट्री। कुमी ओके। कपूर जो है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हाँ हाँ। और उनके पति वीरेंद्र कपूर उस समय जो अखबार था मदरलैंड, जिसके के आर मलकानी एडिटर थे, जिस पे हाँ हमने हाँ पिछले हाँ, चर्चा की आपने है, तो बताया था। वीरेंद्र कपूर जो है उस समय मदरलैंड में काम किया करते थे।
और जो एडिशन उस समय अगले दिन जिस पे हमने चर्चा की थी कि एक स्पेशल एडिशन निकल गया था जिसमें कि सारी कच्चा चिट्ठा इमरजेंसी का मदरलैंड ने खोला था। तो जो जो आप कह सकते हैं मदरलैंड पहला अखबार था जिसने कि इमरजेंसी में डिटेल में स्टोरी की थी। तो उस समय तो वीरेंद्र कपूर का एक इंस्ट्रूमेंटल रोल था, कुमी कपूर अपनी किताब में लिखती हैं। फिर विनोद मेहता जो आउटलुक के वे एडिटर रहे, वरिष्ठ पत्रकार रहे, अभी तो नहीं है, उनकी संजय गांधी पर जो है वो एक बड़ी कमाल की किताब है। तो मुझे एग्जैक्ट नाम अभी टाइटल ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप वो करेंगे तो। और हमने एल के अडवाणी जी की किताब की तो चर्चा की थी कि उनकी जो माई प्रेजेंट डायरी जो है, और के आर मलकानी जी की भी इसके ऊपर जो है वो लिखी हुई जो है वो पुस्तकें हैं। तो मुझे लगता है कि और एक पुस्तक मैं और बताऊंगा, वो है श्रीधर पराडकर और माणिक चंद्र वाजपेयी जी की। दी वो है उन्होंने आपातकाल का दंश हिंदी में है और उसका अंग्रेजी वर्जन भी उपलब्ध है। उसमें संघ की आपको खासकर अगर पूरी भूमिका क्या रही, वो ऑथेंटिसिटी के साथ अगर आपको पढ़ना हो तो वो वाली किताब है। और उसमें लास्ट में उन सारे संघ के स्वयंसेवकों की बाकायदा नामों के साथ सूची और डिटेल के साथ, क्या बात है। जिनका जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया इमरजेंसी के दौरान, जेलों में जो मारे गए या बाहर सत्याग्रह में मारे गए, वो भी एक बड़ी ऑथेंटिक किताब है। और तो राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, शाह कमीशन के ऊपर समय कम है तो हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, बट शाह कमीशन की रिपोर्ट आप लोग जरूर पढ़ें, इंटरनेट आर्काइव पे उपलब्ध है। मैं प्रयास इस बात का करूंगा कि मैं लिंक इंटरनेट आर्काइव का जहां से कि ये डाउनलोड की जा सकती है, वो लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जिससे कि आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके पढ़ सकें। तो राजेश जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों से आग्रह है कि इसी तरीके से हमारे कार्यक्रमों को देखते रहें और पसंद करते रहें। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ, और राजेश जी के ये साथ तो अपने हम जरूर कार्यक्रम के जल्दी बारे चर्चा में करेंगे। आप यूट्यूब के अंदर जो है कमेंट सेक्शन में भी जी जी और हाँ, अपने कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। विचार आप रखेंगे। जो भी, और क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें कई लोगों के पास अभी भी बहुत सी व्यक्तिगत जानकारियां भी हैं, हाँ तो जब हाँ। चाहें तो इस पे साझा कर सकते हैं। तो वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। और जो भी आपको कार्यक्रम पसंद नापसंद, कोई तथ्यों से को लेकर आपके और हमारे बीच में कोई अंतर हो, मतभेद हो, फैक्ट चेक करना चाहें हमें अच्छा लगेगा, फैक्ट चेक करके हमें हाँ बताएं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम वी लगातार आर कोशिश करते वी हैं आर कि नॉट द बात, पैरागॉन्स ऑफ नॉलेज। कोई भी बात ऐसी ना हो जो कि सत्य ना हो। हम हाँ बिल्कुल कोई भी ऐसी बात हवा में हाँ, झूठ पर हमारी मंशा वैसी वो नहीं है, पर कई बार होता है कि टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। सोर्सेस कई बार ठीक नहीं होते, लेकिन हम जी उसको सुधारेंगे जरूर। जी जी। तो राजेश जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। या थैंक यू वेरी मच।